गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास में, लेकिन कल बुधवार को टेस्ट होगा। पहले से बोला हुआ है, बहुत दिन से बोल रहे हैं टेस्ट होगा टेस्ट होगा। मुझे उम्मीद है आप सभी तैयारी कर लिए होंगे और इसके लिए मैंने पर्याप्त समय दिया है तैयारी करने के लिए, और उम्मीद है, आशा करता हूँ आप टेस्ट बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि तैयारी अब तक आपकी कंप्लीट हो गई होगी। कुछ स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, फ़ोन आ रहा था कि सर टेस्ट कब होगा, टेस्ट कब होगा। तो टेस्ट अब होने वाला है। कल समय रहेगा आपका यही 8 से 9 बजे। 1 घंटे का समय आपके पास होगा। आप उसमें सबसे पहले अपना नाम भरेंगे। नाम के बाद रोल नंबर होगा। रोल नंबर के बाद बैच टाइम होगा। उसके बाद इसमें 1 से लेकर 25 क्वेश्चन है। इस सभी 25 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा, चाहे वो क्वेश्चन आप सही बनाएं या गलत बनाएं, वो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, अटेम्प्ट आपको सारा क्वेश्चन करना होगा। कोई क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर पाएंगे, एक भी ऑप्शन आप नहीं छोड़ पाएंगे। मतलब एक भी क्वेश्चन आपको हटा के आप दूसरे क्वेश्चन पे नहीं जा पाएंगे। आपको कुछ ना कुछ उसमें ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा, और वो चुन करके आप तब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आजकल ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब तक आप ऊपर वाला क्वेश्चन को कुछ यस नो या कोई ऑप्शन नहीं चुनेंगे, तीसरा क्वेश्चन आपके पास होगा आएगा ही नहीं। इसलिए सब 1 बाय 1 आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस बात को ध्यान रखना है। और ऊपर जो आप नेम है, रोल नंबर है, बैच टाइम है, उस तीनों को भी भरना है। वो एकदम नेसेसरी है। अगर उसको आप एक भी नहीं छोड़े, एक भी ऑप्शन छोड़े, आपका सबमिट नहीं होगा। तो सबमिट लास्ट में है बटन। उस सबमिट बटन आपका तभी होगा जब आप शुरू से सारे ऑप्शन को भरेंगे। अब सारे ऑप्शन को भर करके आपको सबमिट कर देना है। कल हम एक लिंक देंगे और उसी लिंक पर आपका सारा क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके सबमिट कर देना है। तुरंत आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स होगा और टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसमें 1 to 10 स्टूडेंट जो टॉप से होगा 1 to 10, उसको मेरी ओर से प्राइज़ दिया जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि कितना अच्छा से अच्छा रैंक आप ला सकते हैं, और ये रैंक बहुत मायने रखेगा। ये ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस लेकर आएगा, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करने से फिर आगे और बढ़ने की जिज्ञासा होती है। और अगर आप टेस्ट में अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो निराशा होती है, माइंड में निगेटिविटी आती है। इसलिए बहुत दिन से कहे हुए हैं, ऐसा नहीं कि आज अचानक बोल रहे हैं, बहुत दिन से कहे हुए हैं टेस्ट की तैयारी करें, टेस्ट की तैयारी करें, टेस्ट की तैयारी करें आप तेज़ी से। और कल टेस्ट होगा 8 से 9 तक ही वो क्वेश्चन उस पर रहेगा। अगर आप 9 के बाद चाहेंगे तो वो आपको वीडियो दिन भर जो अभी जो रहता है वो नहीं रहेगा। वो 8 से 9 तक ही आपको उसको बना करके सबमिट कर देना है। तो कल टेस्ट है, इस बात का आप ध्यान रखें, और एक बार फिर से पूरी तैयारी मन से कर लें। चलिए, पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 तक बताए थे, और अब क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 18 पे चल रहे हैं। न्यूमेरिकल चल रहा है, 1 से लेकर 17 तक बताए थे। अब
18 नंबर इस आज चल रहे हैं। A ray of light is placed at angle 60 degree on the surface of refracting medium whose angle of refraction is 30 degree when the thickness of medium is 40 centimeter. Obtain the lateral shift. यही क्वेश्चन है। इसका हिंदी है, एक प्रकाश की किरण अपवर्तक माध्यम के सतह पर 60 डिग्री पर आपतित होती है। एक प्रकाश की किरण अपवर्तक माध्यम के सतह पर 60 डिग्री पर आपतित होती है, जिसका अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। जिसका अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। जब माध्यम का मोटाई 40 सेंटीमीटर हो, जब माध्यम का मोटाई 40 सेंटीमीटर हो, तब पार्श्विक विस्थापन निकालें। तब पार्श्विक विस्थापन निकालें। तब पार्श्विक विस्थापन निकालें। देखिए, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मोटाई 40 सेंटीमीटर है। लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ये सीधा गया। बताए होंगे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जो है, इसी को लैटरल शिफ्ट कहते हैं। ये आई हो गया, ये आर हो गया। आई इक्वल टू क्वेश्चन में है, कितना है 60 डिग्री। आर इक्वल टू भी क्वेश्चन में है, कितना है 30 डिग्री। और टी का मान भी दिया हुआ है। तो बताना क्या है, लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट डी इक्वल टू फार्मूला होता है, कितना, लैटरल शिफ्ट का डी इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, टी बाय कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, है ना। टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर कैसे निकालते हैं एक बार समझा देते हैं। इस एंगल में इस आर के लिए ये बेस हुआ, ये क्या हुआ, हाइपोटेनस। तो कॉस आर इक्वल टू हो जाता है टी बाय इतना, है ना।
और फिर इसका मान निकाल लेते हैं टी बाय कॉस आर। फिर यहाँ से ये जो है आई माइनस आर हो जाता है, तो साइन आई माइनस आर का मान हो जाता है डी बाय इतना, इसके स्थान पे रख देते हैं हम लोग टी बाय कॉस आर। तो अब टी बाय कॉस आर आ गया और यहाँ पर ये डी ऊपर में है, तो इस स्थिति में डी का मान तब आराम से हम लोग निकाल लेते हैं और डी का मान तब आ जाता है इतना। तो अब गौर करना है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू पता होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच। तो यहाँ पे साइन आई माइनस आर, पी का वैल्यू कितना रहता है डी, और एच का वैल्यू कितना रहता है वही टी बाय कॉस आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यही फार्मूला है इसका, समझ गए। तो यहाँ पर रिवाइज भी हो गया। अब गौर करना है, सबका मान रखना है। ये फार्मूला पीछे प्रूव कर दिए हैं, पूरा डिटेल से प्रूव किया हुआ है। अब यहाँ पे लैटरल शिफ्ट इक्वल टू टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, कॉस आर का वैल्यू कितना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री, इंटू साइन ये हुआ 60 माइनस 30। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू साइन 30 बाय कॉस 30, डी इक्वल टू 40 इंटू कितना हो गया 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो d इक्वल टू लैटरल शिफ्ट का मान आ गया, d इक्वल टू 40/√3 सेंटीमीटर। नोट कीजिए, नीचे तक दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है सबको। तो ये था लैटरल शिफ्ट कैसे निकलेगा। तो लैटरल शिफ्ट का थ्योरी डिटेल से क्लास में पढ़ाए हैं पहले, रियल डेप्थ, एपरेंट शिफ्ट, फिर उसके बाद लैटरल शिफ्ट, ये सारा चीज़ पढ़ाए हुए हैं। उस आधार पर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इसका लैटरल शिफ्ट का फार्मूला। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर। क्वेश्चन नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर है 19। नाइनटीन में है ए रे ऑफ लाइट passing from air to glass if the wavelength of light in air is 6000 angstrom, obtain the wavelength in glass. Obtain the wavelength in glass. देखिए भाई, अगले क्वेश्चन का हिंदी है। सभी क्वेश्चन अलग अलग हटकर है,
और सभी क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट टाइप का है। गौर कीजिए। एक प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। एक प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। एक प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। यदि हवा में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रम है। यदि हवा में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रम है, तब कांच में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य निकालें। तब कांच में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य निकालें। लिख लिए। देखिए, समझिए। प्रकाश की किरण कहाँ चल रही है? हवा से किसमें? ग्लास में। ये मान लिए कि ग्लास है। प्रकाश की किरण हवा से किसमें जा रही है? ग्लास में। क्वेश्चन कहता है कि हवा में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना है? 6000 एंगस्ट्रम। तो कहता है कांच में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। ऐसे सारा न्यूमेरिकल डिफरेंट इंपॉर्टेंट ही बताए हैं आपको। गौर कीजिए। हवा में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रम है, तो कांच में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होगा? देखिए, कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1। हवा का अपवर्तनांक कितना है? 1। और कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2। पढ़े हैं? तो यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक हो गया 3/2, हवा का अपवर्तनांक 1। बताए होंगे रिमेंबर पॉइंट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ ऑफ लाइट। अपवर्तनांक प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब गौर कीजिए। यदि अपवर्तनांक प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्ट, ऑलरेडी रिमेंबर पॉइंट में बता चुके हैं, तो यहाँ पर फॉर टू मीडियम के लिए हो जाएगा μ1 बाय μ2 इक्वल टू λ2 बाय λ1, λ2 बाय λ1। यहाँ पे μ1 का मान क्या हो गया? एयर के लिए ये μ1 क्या हो गया? एयर। μ2 क्या हो गया? ग्लास। λ2 क्या हो गया? ग्लास के लिए। और λ1 क्या हो गया? एयर के लिए। अब ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू कितना है? 1। μg कितना है? 3/2। λg हम लोगों को निकालना है। λg निकालना है। λa का मान 6000 एंगस्ट्रम। λg इक्वल टू 6000 इंटू 2/3, 3 से 2 टाइम्स। तो λg इक्वल टू 2000 इंटू 2। तो वेव लेंथ जो है कितना हो जाएगा? ग्लास में 4000 एंगस्ट्रम। तो वेव लेंथ ग्लास में 4000 एंगस्ट्रम हो जाएगा। नोट कीजिए। तो हमेशा याद रखना है आपको कि जब अपवर्तनांक और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध का मामला होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर इस कंसेप्ट को यूज करना है। अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ हवा और कांच है, हो सकता है कांच और पानी हो
हो सकता है पानी और ग्लिसरीन हो, कोई भी दो मीडियम हो सकता है। तो किसी भी दो मीडियम में पूछा जाएगा तो आप इस कंसेप्ट से आसानी से ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए। अगला टाइप का न्यूमेरिकल है 20 नंबर। नंबर 2 point source S1 and S2 are on both side of a convex lens at 24 centimeter apart. If the focal length of lens is 9 centimeter, obtain the distance of both source from lens। अब ये न्यूमेरिकल हम लोगों के सामने है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो कल टेस्ट होने वाला है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको याद रहे, क्योंकि टेस्ट के लिए जो वीडियो होगा यानी क्वेश्चन का लिंक वो 1 आवर के लिए ही खुला रहेगा, वो दिन भर के लिए नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको जिसको भी टेस्ट देना होगा, जिस भी स्टूडेंट को, वो उसी समय पर टेस्ट दे सकता है, जब मन चाहे तब। जैसे कि आप ये वीडियो जो अपलोड होता है क्लास का, लाइव क्लास का जो भी, तो वो कभी भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट के लिए एकदम 8 से 9 में ही आपको टेस्ट देना होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, भूलना नहीं है, वो दिन भर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका हिंदी है, दो बिंदु वस्तु स्रोत, या ऐसे भी लिख सकते हैं दो बिंदु स्रोत S1 और S2, दो बिंदु स्रोत S1 और S2 एक उत्तल लेंस के दोनों ओर स्थित है, एक उत्तल लेंस के दोनों ओर स्थित है, जिसके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जिसके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। यदि लेंस की फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर हो, यदि लेंस की फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर हो, तब लेंस से दोनों स्रोत का दूरी निकालें, तब लेंस से दोनों स्रोत का दूरी निकालें। लिख लिए हैं इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन, अब सॉल्व करना है। देखिए, ये है एक कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, और इस कन्वेक्स लेंस के
दोनों ओर बिंदु स्रोत है, दोनों ओर बिंदु स्रोत है। एक हो गया उस तरफ, एक हो गया इस तरफ। दोनों बिंदु स्रोत के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अगर इसका डिस्टेंस x हुआ तो इसका कितना होगा 24 माइनस x। इस लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। बताना है कि पहला बिंदु स्रोत कितनी दूरी पर है, दूसरा बिंदु स्रोत कितनी दूरी पर है। अगर एक निकलेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो एक ठो किसी का डिस्टेंस लेंस से निकालना है, दूसरा निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गया। इस लेंस के इधर भी ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के इधर भी ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट भी एक लेंस के लिए हो सकता है। तो अब इस पर हम न्यूमेरिकल अभी बता रहे हैं कि एक ही लेंस के लिए दो दो ऑब्जेक्ट होगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग पहले ऑब्जेक्ट के लिए चलेंगे। इसको लिख लिए हैं आप, इसको मिटा रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं। देखिए भाई, तो पहला सोर्स के लिए चल रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो फॉर सोर्स S1 सोर्स के लिए चलते हैं। लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f और 1/v माइनस यहाँ पर 1/u। 1/u कितना हो गया x, तो ये हो गया x। यहाँ पर इसका साइन क्या होगा माइनस। फोकस किधर काम करेगा, तब इधर ऑब्जेक्ट इधर है, फोकस किधर होगा दाईं ओर। तो ये हो जाएगा 1/9। तो ये इधर माइनस हो गया, फोकस इधर है, तो कितना हो गया प्लस 1/v प्लस 1/x इक्वल टू 1/9। इक्वेशन नंबर मान लिए फर्स्ट, इक्वेशन नंबर मान लिए फर्स्ट। या ऐसा भी कर सकते हैं, x को उधर लेके चले जाते हैं 1/x को, तब इक्वेशन मानेंगे। तो देखिए 1/v इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/x। इक्वेशन फर्स्ट अब मान लिए। अब इसी तरह से जब ये सोर्स था तो इतना आ गया, जब ये सोर्स होगा ऑब्जेक्ट तब क्या होगा। तो यहाँ पर फॉर सोर्स S2 के लिए, S2 सोर्स के लिए अब ऑब्जेक्ट इधर आ गया, साइन कन्वेंशन रूल इधर से हम लोग लागू कर चुके हैं। अब इसके लिए चलना है। तो यहाँ पर फिर 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v माइनस u। अब ये वाला हो गया, तो हो गया 1/24 माइनस x। और जब इधर ऑब्जेक्ट हो गया तो फोकस इस तरफ आ जाएगा, इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा -9। अब आगे इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो 1/v इक्वल टू ये उस तरफ जाकर 24 माइनस x और ये -1/9, ये उधर गया प्लस हो गया और ये इतना। अब इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में कभी कभी लिख भी देता है या नहीं भी लिखता है, इसमें अपना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होगा। क्या, अब x का मान इस 1 2 से तभी निकल सकता है जबकि दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज एक ही जगह बनता हो। व्हेन इमेज इज कंसाइड फॉर बोथ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इफ इमेज इज कंसाइड, इमेज इज कंसाइड। इमेज जो है वो क्या कर रहा है, कंसाइड कर रहा है। जब इमेज कंसाइड कर जाएगा तो दोनों का इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इफ इमेज इज एट सेम डिस्टेंस। कंसाइड होना मतलब क्या होता है, एक ही जगह बनना। तो इसलिए हम लिख दिए
इफ इमेज इज एट सेम डिस्टेंस, इमेज जब एक ही जगह बन रहा है मतलब कंसाइड कर रहा है, तो अब दोनों का LHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इमेज एक ही जगह बन रहा है तो डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल, एक ही लेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 से, 1 and 2 से LHS इक्वल है, RHS इक्वल हो जाएगा 1/9 माइनस 1/x, और फिर 1/24 माइनस x माइनस 1/9। डिजिट दोनों का एक तरफ कर लेते हैं, x दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9, ये हो जाएगा 1/24 माइनस x प्लस 1/x। अब 1/9 कितना हो गया, 2/9, और ये 24 माइनस x और इंटू x, एलसीएम ले लिए, यहाँ पर x प्लस 24 माइनस x, x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/9 इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो नीचे आ गया, इसमें जगह देखना पड़ेगा, जगह नीचे कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक क्लियर है, नोट कीजिए। अब तो अलजेब्रा आ गया, फिजिक्स कभी भी फिजिक्स अलजेब्रा में बदल सकता है, फिजिक्स कभी भी ट्रिगोनोमेट्री आ जाता है, कभी भी डिफरेंशिएशन आ जाएगा, कभी भी कैलकुलस का इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो फिजिक्स में तो भाई चलते रहता है। यह अब अलजेब्रा आ गया। अब यहाँ से मेन फिजिक्स यही था, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो मेन फिजिक्स यहाँ पे काम किया इक्वेशन 1 2 में, उसके बाद तो अलजेब्रा आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, इधर का लिख लिया है ना, चलिए उस तरफ हम फिगर समझता दें एक बार फिर से, उसके बाद मिटा देंगे। देखिए ये एक लेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस लेंस का फोकस दूरी कितना है, 9 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। कहता है इस लेंस के दोनों ओर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर तब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, कहता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, और ये 24 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा कितना है 24 है, तो समझ गए। उसके बाद पहले ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इक्वेशन निकाल लिए लेंस फार्मूला से, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए फिर हम लोग इक्वेशन निकाल लिए लेंस फार्मूला से। दोनों इमेज एक ही जगह बनेगा, कंसेप्ट से दोनों इमेज यदि एक ही जगह बनेगा तो फिर, अगर नहीं बनेगा एक जगह तो फिर मान नहीं निकलेगा। इसलिए कंसेप्ट है यहाँ पर कि दोनों इमेज जब एक जगह बनेगा तब इक्वेशन 1 2 का LHS इक्वल हो जाएगा। LHS जैसे इक्वल होगा RHS भी इक्वल हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से इधर आ रहे हैं, और 2/9 24/24x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से कैंसिल हुआ, कितना बचा 12 बचा। इसको मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 24x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 9, इस दोनों को उधर ले गए, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108, क्लियर है, 9 इंटू 2 क्लियर, इक्वल टू इधर क्या बचा 0। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीक़े से सॉल्व कर सकते हैं, या तो उसे फैक्टराइज कर सकते हैं, या तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइज अगर हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से सॉल्व होगा ही। तो यहाँ पर देखते हैं फैक्टराइज करके, यहाँ पर कितना है 24, अगर हम इसे 18x माइनस 6x लिखें तो माइनस 24x हो जाएगा। 18 इंटू 6 करें तो देखिए इतना पुर रहा है, 8 इंटू 6 48, 8 4 अच्छा 6 प्लस 4 10, क्लियर है। तो यहाँ पर प्लस 108 इक्वल टू
0। अब x कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर है जी, x कॉमन ले लिए, कितना बचा, x माइनस 18 माइनस 6, कितना बचा, x माइनस 18 इक्वल टू 0। कितना आ गया, x माइनस 6 x माइनस 18 इक्वल टू 0। देयरफॉर x का मान हो गया 6 सेंटीमीटर, दूसरा x का मान हो गया 18 सेंटीमीटर। तो अगर पहला लेंस अगर यानी कि पहला ऑब्जेक्ट यदि लेंस से 6 सेंटीमीटर पर है तो दूसरा ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूरी पर होगा, 18 सेंटीमीटर पर। यदि पहला ऑब्जेक्ट ही लेंस से 18 पर है तब दूसरा कितने पे होगा, 6 सेंटीमीटर पर। तो क्वेश्चन क्या था, दोनों सोर्स का लेंस से डिस्टेंस, तो दोनों सोर्स का लेंस से डिस्टेंस निकल गया। तो यहाँ पर दोनों आंसर हुआ, 6 सेंटीमीटर भी आंसर हुआ और 18 सेंटीमीटर भी आंसर हुआ। तो 1 से लेकर के 20 नंबर तक आपको मैंने अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स बताया है। ये किसी भी दृष्टि से कम नहीं है, किसी भी दृष्टि से इसको अगर आंक करके देखें तो ये आपको लगेगा कि सभी न्यूमेरिकल्स बहुत स्टैंडर्ड लेवल का था। ये आपके सीखने के लिए लेवल से बनाया गया था और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप 1 से 20 तक अपडेट कर लें, उसके बाद किसी भी बुक से बनाएं। शाम में 4 बजे, पता ही है बहुत सारे टाइप का न्यूमेरिकल्स और भी बता रहे हैं, तो 4 बजे का बैच क्लास करके आप और न्यूमेरिकल्स मजबूत कर सकते हैं। लेकिन 1 से 20 तक आपको तो एनी हाउ याद रखना पड़ेगा, मतलब रिवाइज रखना पड़ेगा। याद तो ये सब करने का चीज़ है नहीं, हमेशा रिवाइज रखना पड़ेगा। तो 1 से 20 तक ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुआ। अब बताने जा रहे हैं, इसमें एक स्पेशल टॉपिक है जो बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मेनली कंपटीशन जीमेंस नीट एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। नेक्स्ट पॉइंट, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या है, अब ये समझना है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं लेंस का कलईकरण। लेंस का कलईकरण मतलब लेंस को पॉलिश कर देना। लेंस को पॉलिश कर देने से क्या क्या होगा, क्या कंसेप्ट डेवलप करेगा, क्या स्थितियां बनेगी, कौन सा फार्मूला अराइज करेगा, इस सारी बातों पर अब ध्यान देना है। तो अब सिल्वरिंग ऑफ लेंस पहले आसान तरीका से समझें, सिल्वरिंग ऑफ लेंस है क्या। इफ one side of a lens is polished, then this process is called silvering of lens. But such type of lens is called silvered lens. समझिए, ध्यान दीजिए। यदि लेंस का एक ओर, लेंस में 2 सरफेस होता है ना, दोनों ओर,
तो यदि लेंस के एक ओर के सतह को कलई कर दिया जाए, यदि लेंस के एक ओर के सतह को कलई कर दिया जाए, तब इस प्रक्रिया को लेंस का कलईकरण कहते हैं। तब इस प्रक्रिया को लेंस का कलईकरण कहते हैं। लेकिन इस प्रकार के लेंस को कलईकृत लेंस कहा जाता है। इस प्रकार के लेंस को कलईकृत लेंस कहा जाता है। देखिए भाई, लेंस का कलईकरण, सिल्वरिंग ऑफ लेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जब लेंस को हम लोग कलई कर देंगे तो फिर क्या होगा। मेनली ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, कंपटीशन का पॉइंट है। अक्सर इस पर कंपटीशन्स पर लगभग हर साल क्वेश्चन आते रहता है जी मेंस नीट एडवांस सब में। लेकिन आपको पता है कि 2019 और 2020 में बिहार बोर्ड का क्वेश्चन कुछ हल्का हुआ, लेकिन जैसे आप 2018 पे जाते हैं, 2017 पे जाते हैं, तो देखेंगे आप क्वेश्चन बहुत टफ है। क्योंकि बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड या कोई स्टेट लेवल का बोर्ड भी धीरे धीरे क्वेश्चन को टफ करते जा रहा था। लेकिन 2 साल से अचानक कुछ क्वेश्चन का लेवल घटा, अधिकांश क्वेश्चन थ्योरी पे आ गया। तो अब गौर कीजिए, ये जो है 2017 में इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछ दिया बोर्ड में, जबकि पहले नहीं आया था कभी। तो बहुत सारे विद्यार्थी सोचा था कि इस पर तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आ गया। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप मन शांत करके, धैर्य करके एक एक पॉइंट पढ़िए। जो हम पढ़ा रहे हैं उसे तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बुक को भी फॉलो करिए। इसलिए एक बुक तो आपके पास अवश्य होनी ही चाहिए। अब गौर कीजिए, इसका हिंदी भी लिख चुके हैं, इसको समझना है। देखिए, समझिए, ये अगर एक मिरर है, ध्यान दीजिए भाई, पहले अगर ये मिरर है तो मिरर भी तो ग्लास से ही बनता है, स्फेरिकल सरफेस से बनता है। उसमें एक और ऑलरेडी पॉलिश्ड कर दिया जाता है। तो जब ये पॉलिश्ड कर देते हैं, ये एक मिरर है, और मिरर में जब पॉलिश कर दिए तो लाइट जो आया, इसमें कौन सा फिनोमिना हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, परावर्तन हुआ। क्या मिरर से होकर अपवर्तन हो सकता है? हो सकता है अपवर्तन? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि मिरर का एक साइड तो कलई किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। अपवर्तन कैसे होगा? यहाँ परावर्तन ही होगा। इससे तब ये कंसेप्ट तो निकल रहा है कि मिरर के द्वारा परावर्तन ही होगा, अपवर्तन नहीं होगा। अब आगे ध्यान देना है। ये एक लेंस है, यहाँ पे लाइट दिए, क्या हुआ? इस जगह साफ पता चलता है कि यहाँ पर अपवर्तन हुआ ना जी। यहाँ पे क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। क्या इसमें परावर्तन हो सकता है? तो जवाब होगा नहीं। इससे क्या कंसेप्ट निकला भाई? कंसेप्ट निकला, द मिरर प्रोड्यूस द रिफ्लेक्शन एंड द लेंस शोज द रिफ्रैक्शन। दर्पण परावर्तन को दर्शाता है, लेंस अपवर्तन को दर्शाता है। दर्पण परावर्तन को दर्शाता है और लेंस अपवर्तन को दर्शाता है। ये
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर एक स्पेशल चैप्टर था, कई दिनों तक चला। रिफ्रैक्शन एंड लेंस ये भी एक स्पेशल चैप्टर है, कई दिनों से चल रहा है। लेकिन अब अगर ये दोनों एक ही चीज में आ जाए तो मामला कॉम्प्लेक्स होगा, मामला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले पता होगा आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए कैसे एडमिशन होता था। आईआईटी की स्थापना कब हुई? 1956 में। एडमिशन कैसे होता था? कोई टेस्ट नहीं होता था आईआईटी में। तो 1956 से 1972 तक कोई टेस्ट नहीं होता था। कैसे तब होता था एडमिशन? एडमिशन होता था जो पूरे देश का हर राज्य में जो बहुत टॉप मोस्ट स्टूडेंट होते थे बोर्ड का, उसका एडमिशन डायरेक्ट आईआईटी में हो जाता था। उसके बाद 1972 से क्या हुआ? कंपटीशन होने लगा। कंपटीशन में क्या था? थ्योरी डायरेक्ट थोड़ा था देने लगा, उसमें डायरेक्ट थ्योरी न्यूमेरिकल्स में नहीं था। तो उस तरह से कई साल तक, 7-8 साल तक वैसे चलता रहा, डायरेक्ट थ्योरी आता रहा उसमें आईआईटी में। उसके बाद क्या किया? न्यूमेरिकल घुसा दिया। उसके बाद क्या किया? न्यूमेरिकल केवल देने लगा। उसके बाद क्या किया? अब एक चैप्टर का नहीं, 2-2 चैप्टर का न्यूमेरिकल कंसेप्ट मिला करके न्यूमेरिकल बनाने लगा। फिर क्या किया? 2-2, 3 चैप्टर मिला करके न्यूमेरिकल बनाने लगा, देने लगा। तो भारी होते गया। फिर इधर से 3-4 सालों से फिर क्या हुआ कि आईआईटी का आप देखे होंगे कट ऑफ नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि विद्यार्थी उतना मेहनत नहीं कर रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप आराम से निकल जाएंगे, इसलिए आप मेहनत कीजिए। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ? ये मिरर है, परावर्तन हो रहा है, और ये लेंस है, अपवर्तन हो रहा है। जैसे अब दोनों मिला देंगे तो मामला भारी हो जाएगा, क्योंकि इसमें परावर्तन अपवर्तन दोनों हो जाएगा, और वही है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब इसको समझाते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस में अब क्या होगा। देखिए सिल्वरिंग ऑफ लेंस में अब क्या होगा। तो यहाँ पर ये मिरर था परावर्तन, ये लेंस था अपवर्तन। अब ये जो है ये लेंस है, लेकिन इसको एक और पॉलिश कर दिए, तो अब ये लेंस और मिरर दोनों हो गया। इसमें अब परावर्तन और अपवर्तन दोनों होगा। भारी हो गया ना। यहाँ पे दोनों अलग अलग चैप्टर पढ़े, ये भी चैप्टर, ये भी चैप्टर, लेकिन अब यहाँ पे मिल गया, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ से लाइट जैसे आया तो इस जगह मीडियम चेंज हो रहा, अपवर्तन होगा। यहाँ पर दर्पण है, परावर्तन होगा, और यहाँ पर फिर मीडियम चेंज हो रहा, अपवर्तन होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इस जगह जो है ये पॉइंट, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। तो यहाँ पे 1 जो है इसमें क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन है ना। रिफ्रैक्शन अभी पढ़ाए थे। रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? ये ऐसा करते हैं, इसको ABC मान लेते हैं, A, B और ये C। तो यहाँ पर जो A है क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहाँ हो सकता है? लेंस से। इसका मतलब यहाँ लेंस का नेचर काम करेगा। इसके बाद यहाँ पर B पॉइंट पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। B पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन तो जानते हैं आप कहाँ से होता है? मिरर से। इसका मतलब यहाँ मिरर का नेचर काम करेगा। C पॉइंट पर क्या हो रहा है? C पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पर कौन सा नेचर काम करेगा? लेंस का नेचर काम करेगा। तो यहाँ पर हो गया रिफ्रैक्शन फॉर लेंस, रिफ्लेक्शन फॉर मिरर, रिफ्रैक्शन फॉर लेंस होगा। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जब बहुत सारा लेंस, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जब बहुत सारा लेंस आपस में सट जाता है तब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मान होता है। यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 1/f
और ये आई। सिग्मा क्यों? क्योंकि ये बहुत बार यहाँ एक लेंस और रख देंगे तो और रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा, और एक लेंस रख देंगे तो और बढ़ जाएगा, और रख देंगे, कई लेंस को रख सकते हैं तो ये मान और बढ़ता जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये क्या आ गया? सिग्मा। ये एफ जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, और ये एफ स्मॉल जो है ये कई बार रिफ्रैक्शन के कारण या रिफ्लेक्शन के कारण फोकल लेंथ है। यहाँ पे आई क्या है? इंटीजर है। वेयर आई इज इक्वल टू इंटीजर, ये एक पूर्णांक संख्या है। इसका मान 1 2 3 4 5 6 6 7 8 जितना होगा रिफ्रैक्शन उतना इसका मान आते जाएगा। जितनी बार परावर्तन और अपवर्तन होगा, एक बार, दो बार परावर्तन, 3 बार, जितना होगा संख्या आते जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। दिख रहा है उधर नीचे का? नीचे तक तो दिख रहा है, नोट कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको मिटा रहे हैं। इसको समझ गए हैं, मिरर से परावर्तन, लेंस से अपवर्तन, और ये दोनों अलग अलग चैप्टर था। इस दोनों जैसे मिल गया, ये दोनों को मिलाने से क्या बना? ये बना, और ये जब डेवलप हुआ तो इस तरह बना। अब इसको और समझाते हैं, इसको इस तरह से समझिए। हैंस 1/f इक्वल टू ये मान सिग्मा, मतलब कई बार हुआ है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, इसलिए सिग्मा आया है। समेशन जोर बता रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है? अपवर्तन हुआ है। क्या है ये? लेंस। तो लेंस के लिए हो जाएगा 1/fl। अपवर्तन हो रहा है, लेंस है इसलिए 1/fl प्लस 1/। अब यहाँ बी पे क्या हुआ है? मिरर है, परावर्तन हो रहा है, तो हो जाएगा 1/fm। इसी फॉर्मूला सारा है। फिर सी पर क्या हो रहा है? अपवर्तन, तो क्या हो जाएगा? लेंस, तो हो जाएगा 1/fl। समझ रहे हैं? अगर एक लेंस और होता तो ये मान इसके हिसाब से और बढ़ता। अगर 3 लेंस हो जाता तो फिर इसके हिसाब से मान और बढ़ता, बढ़ते चले जाएगा। जैसे एक लेंस से समझे, वैसे ही 3 4 5 जितना लेंस रहेगा चलते चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिग्मा करके लिखे हैं। जितना लेंस होगा उतना का आप निकाल सकते हैं। हम लोग एक लेंस लेकर के पहले समझ रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/fl 1/fl कितना हो गया? 2/fl और प्लस 1/fm। ये इसका फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे याद रखना है आपको कि FL जो है ये है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और ये FM जो है ये है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो देखिए, जब कभी लेंस को हम लोग पॉलिश करते हैं तो इस स्थिति में याद रखना है कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। जब किसी लेंस को हम लोग सिल्वर्ड करते हैं जिसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है। व्हेन द लेंस इज पॉलिश्ड एट वन साइड, when the lens is silvered at one side, then the reflection of light and refraction of light both are take place. The refraction of light is applicable for lens and the reflection of light is applicable for mirror, and so the theory and concept for mirror and lens both are useful in this कंसेप्ट इन दिस पॉइंट सिल्वरिंग ऑफ लेंस। इसका मतलब है सिल्वरिंग ऑफ लेंस का क्वेश्चन, थ्योरी, न्यूमेरिकल आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपके पास मिरर का नॉलेज हो, जब आपके पास लेंस का नॉलेज हो, जब आपके पास परावर्तन और अपवर्तन दोनों का नॉलेज हो। इसलिए मैंने कहा था पहले भी क्लास में कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस एक स्पेशल टॉपिक है, उसको अलग से बताएंगे, और उसको मैंने आज अभी बताया है। इसमें अभी और भी चीज़ें हैं, इसको अब हम लोग समझेंगे। तो अब और क्या चीज़ें हैं, अब इस पर गौर करना है। अगर तो देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये लेंस एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो, ऐसा भी हो सकता है ये लेंस
प्लेनो कन्वेक्स लेंस को प्लेन सरफेस को पॉलिश किया गया हो सकता है कि लेंस के प्लेनो कन्वेक्स लेंस के कर्व सरफेस को पॉलिश किया गया हो। तो यहाँ पर इस बात को नोट करना है, इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी कभी लेंस को पॉलिश किया जाएगा तो वहाँ पर लेंस और मिरर दोनों का मामला आएगा, परावर्तन और अपवर्तन दोनों होगा। अगर यहाँ लेंस और जुटते चला गया इधर तो यहाँ पर फोकल लेंथ जो समतुल्य फोकस दूरी है वो सिग्मा लगा हुआ है। जितना लेंस रहेगा उतना इसका मान निकलते चला जाएगा, जितना ये लेंस कम रहेगा उतना मान कम होगा। तो कल आपका सुबह 8 से 9 बजे टेस्ट है। अब जो पॉइंट है वो फिर लंबा पॉइंट है, इसलिए अभी वो शुरू नहीं कर रहे हैं, अगले दिन करेंगे। तो अब कल आपका 8 से 9 बजे टेस्ट है, वो टेस्ट ना भूलें। टेस्ट का सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और उसमें से अच्छा नंबर लाना है और तब रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्लास में। ये था सिल्वरिंग ऑफ लेंस। इसमें और भी कंडीशन अगले क्लास में बताएंगे, मतलब टेस्ट के बाद वाला जो क्लास होगा उसमें इसका और भी कंसेप्ट बताएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।